तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है लाइट चैप्टर का, क्लास 10th का। हम लोग लाइट चैप्टर अभी कवर कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया है, हम इस चैनल के अंदर क्लास 10th की साइंस का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हर चैप्टर कवर करने वाले हैं। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो लाइट चल रहा है। इसके अंदर हम लोग प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला पार्ट को कवर कर चुके हैं। तो आज हमारी बारी है स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ने की। स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देख के आइए, और उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को क्लिक कर आप प्रीवियस 2 लेक्चर को अटेंड कर सकते हो। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। यहाँ पे बात हो रही है स्फेरिकल मिरर की। जो स्फेरिकल मिरर होता है वो पार्ट होता है किसका? पार्ट ऑफ अ स्फेयर। स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर का ही पार्ट है जिसके अंदर 2 सरफेस हम लोग देख सकते हैं। या तो इनवर्ड सरफेस कर्व्ड हो सकता है या तो कर्व सरफेस हमारा आउटवर्ड हो सकता है। अगर कर्व सरफेस हमारा इनवर्ड की तरफ होगा और उसका बाहर वाला पोर्शन मतलब आउटवर्ड पोर्शन क्या हो जाएगा? पॉलिश हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। या फिर अगर हमारे पास आउटवर्ड सरफेस कर्व्ड है और इनवर्ड सरफेस क्या है? पॉलिश है। तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है। और इस मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, that is the face towards the center of the sphere। अब जो इनवर्ट वाला सरफेस है वो स्फेयर के सेंटर की तरफ क्या करेगा? फेस करेगा। ये हमारा सेंटर हो जाएगा स्फेयर का, और ये हमारा जो इनवर्ट सरफेस है वो फेस कर रहा है सेंटर की तरफ। ठीक है, और इसी मिरर को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। A spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror। कितना क्लियर है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आपका आउटवर्ड होगा तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। अब वही रिप्रेजेंटेशन आपको इस फिगर के अंदर, दोनों फिगर के अंदर बताया गया है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो डायग्राम्स है उसके जो बैक साइड है, जो भी मिरर्स है उसके बैक साइड में आपका शेडेड पोर्शन है। इसी शेडेड पोर्शन को हम पॉलिश पोर्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉलिश्ड पोर्शन भी बोल सकते हैं, जिसके कारण आपका सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करता है। अगर ये पॉलिश हट जाए तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम नहीं करेगा मिरर। ठीक है, तो मिरर में आपका एक साइड पॉलिश होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द surface of the spoon curved inward can be approximated to the concave mirror and the surface of the spoon bulged outward can be approximated to a convex mirror। अब यहाँ पे बात की जा रही है एक स्पून की, और स्पून में अगर आप देखते हैं तो अगर आपका जो इनवर्ट वाला कर्व पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो कर्व सरफेस कैसे बिहेव करेगा? आपका कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा। और वही अगर मैं आउटवर्ड वाला पोर्शन बात करूँ स्पून की, तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Before we move further on spherical mirrors, we need to recognize and understand the meaning of a few terms। अगर आपको spherical mirrors के बारे में और जानना है या फिर उसको रिकॉग्नाइज करना है उसको या फिर समझना है, तो आपको उससे पहले आपको कुछ कुछ टर्म्स का समझना जरूरी होगा, ताकि आप spherical mirrors को अच्छे से पढ़ पाओ। These terms are commonly used in the discussion about spherical mirror। इसी का डिस्कशन हम कुछ मिरर्स के कॉमन टर्म्स में करते हैं। ठीक है, मिरर्स में जो कॉमन टर्म्स यूज होते हैं वो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, अगर स्फेरिकल मिरर को समझना है तो द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज पॉइंट कॉल्ड द पोल। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर। ठीक है, नॉट अ स्फेयर का सेंटर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर को हम बोलते हैं पोल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। और ये आपका इसी सरफेस के ऊपर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही लाई करता है। तो इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर टी। आई होप आपको ये वाला पैराग्राफ समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। इस नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है? देखिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने बताया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी भी स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है स्फेयर का। ठीक है, एक स्फेयर का ही पार्ट है। अब एक स्फेयर है तो उसका एक सेंटर होगा। अगर उस सेंटर को हम एक नाम दे दें, उस सेंटर का नाम क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब किसी कर्वेचर का सेंटर। मान लीजिए ये मैंने एक सरफेस बनाया, एक कर्वेचर बनाया, और ये मान लीजिए एक स्फेयर का ही पार्ट है। और उसका अगर मैं सेंटर ले लूँ स्फेयर का, इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कर्वेचर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। इसी स्फेरिकल मिरर का क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, जो कि उसके सेंटर पे लाई करेगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। इसी को हम क्या
किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेटर सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। ये मिरर का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, बट ये कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा और ये इसके कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। जैसे कि ये मैंने जो सरफेस बनाया कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उसके फ्रंट में लाई करेगा। अगर मैं वही बात करूँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए, यहाँ पे अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूँ, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और ये आपका जो बाहर वाला हिस्सा है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स मिरर के केस के लिए, ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये आपका कहाँ लाई कर रहा है, बिहाइंड द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई कर रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो वही बात बताई गई है, हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे पीछे होगा। यू मे नोट दिस इन फिगर 9.2। अगर मैं फिगर 9.2 में आपको ले जाता हूँ तो वहां आपको ये देखने को क्लियरली मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए क्या ये आपका क्या है, कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर के फ्रंट में आपका क्या लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर मैं वही बात करूँ आपकी कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपका ये जो लाई करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर वो आपके बिहाइंड द मिरर लाई कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोई पार्ट नहीं है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी मिरर का, बट आपका जो पोल है, पोल इज अ पार्ट ऑफ मिरर। इस स्फेरिकल मिरर का पोल एक पार्ट है और वो उसके सरफेस पे ही लाई कर रहा है। ये जो मैंने इस साइड जो हाईलाइट किया है वो आपका पोल है, और इसके लिए भी ये आपका पोल हो जाएगा इस तरफ, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के पीछे और कॉन्केव मिरर के उसके सामने। चलिए आगे रीड करते हुए बढ़ते हैं हम आगे। The radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of a curvature। अगर मैं वही बात करूँ, ये सेंटर है और सेंटर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ किसी भी इसमें आपके मिरर के ऊपर, तो ये जो आपका रेडियस आपका दिख रहा है स्फीयर का, इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं लेटर आर से। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये आपका कॉन्केव मिरर के लिए हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस BC इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसा कि अगर मैं आपको फिगर में वापस लेके जाऊं, तो ये आपका P और C के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को इन्होंने क्या बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है। चलिए आगे रीड करते हुए चलते हैं हम आगे। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे मैं क्लियर एक अच्छा डायग्राम बना दूँ आपके लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इन्वर्ट कॉन्केव मिरर मैंने बनाया, तो ये आपका सेंटर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर हमारा पोल हो जाएगा, इसको हम लोग पी से नोट कर रहे हैं, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। पी और सी को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं वही बात करूँ स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, जो कि आपका पास किससे कर रही है, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आपका स्ट्रेट लाइन जो पास कर रही है, इसी लाइन को क्या बोला गया है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एंड इट्स पोल। यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो आपको ये नजर आएगा जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये पोल और कर्वेचर के क्या है, बिल्कुल ही नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर पोजीशन पे है। लेट अस अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द मिरर थ्रू एन एक्टिविटी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म को डिस्कस किया गया है थ्रू द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में बेसिकली बताया गया है, मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, आप घर जाके इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, अगर आपके पास बुक है तो अच्छे से इसको रीड कीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे बात की गई है मिरर के बारे में। एक जो कॉन्केव मिरर है आपका, वो आपका कन्वर्टिंग मिरर होता है, जैसे कि हम आगे रीड करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। तो आपको अब ध्यान रखना है, जो कॉन्केव मिरर है वो आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो यहाँ पे बोला गया कॉन्केव मिरर को अगर आप सन के सामने रखते हो, ठीक है, तो वो सन की रेस को एक पॉइंट पे क्या कर देगा, फोकस कर देगा, और अगर आप उस फोकस पॉइंट पे किसी पेपर को ले जाओगे तो वो पेपर का क्या होगा, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्या बोला गया है, एक बार फिर से मैं रीड करके बता दे रहा हूँ आपको। तो आपको बोला गया है कि होल्ड अ कॉन्केव मिरर इन योर हैंड डायरेक्टिंग इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन। तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आपको सन की तरफ दिखाना है, ठीक है। द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। तो आपको क्या करना है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही होगी उस पॉइंट पे आपको क्या रखना है, एक पेपर का शीट रखना है, मूव द शीट बैक एंड फोर्थ
आपको शीट को बार बार आगे पीछे करते रहना है, ठीक है, अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट अ ब्राइट कलर। या फिर कोई ब्राइट स्पॉट जब तक आपको नहीं मिल जाता है तब तक आपको क्या करना है, बैक एंड फोर्थ करते रहना है, ठीक है। अब आपको क्या ऑब्जर्व होगा वही पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर हम हमारे एनसीईआरटी में हमको मिला है। तो आइए पढ़ते हैं। द पेपर इज फर्स्ट बीइंग बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, इवेंचुअली इट में इवन कैच फायर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले तो वो धीरे धीरे जलना चालू होगा, स्मोक आएगा, या फिर वो आगे जाकर फायर को भी कैच कर सकता है। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है व्हाई डज इट बर्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है फिर से, तो इस क्वेश्चन को हम हाईलाइट करेंगे कि ऐसा एक्चुअली में हो क्यों रहा है कि पेपर को अगर हम कॉन्केव मिरर के सामने रख दे और उसको सनलाइट की तरफ फोकस कर दे, सारी रिफ्लेक्टेड रेस को सनलाइट की, तो पेपर जल क्यों गया। तो यहाँ पे आंसर देते हुए हमारी एनसीईआरटी बताती है कि द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज एट अ पॉइंट। जैसे कि मैंने बताया कि जो सारी रेज है कॉन्केव मिरर एक पॉइंट पे, एक फोकस पे क्या कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपका एक एग्जांपल है, तो कि इसी फिगर के अंदर बताया गया है कि मान लीजिए यहाँ पे सारी रेज आ रही है, ठीक है, तो वो क्या कर जा रही है, एक पॉइंट पे क्या हो जा रही है, कन्वर्ज हो जा रही है, जिसके कारण आपका क्या हो रहा है, ब्राइट स्पॉट मिल जा रहा है, ब्राइट स्पॉट बन जा रहा है मिरर के कारण। इनफैक्ट द स्पॉट ऑफ अ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन। ये जो स्पॉट है, मान लीजिए ये जो इंफिनिटी से जो रेज आ रही है, ये सन से रेज आ रही है, और इसी रेज को जब ये कन्वर्ज कर दे रहा है कॉन्केव मिरर, तो यहाँ पे छोटी सी इमेज बन जाएगी, और यही इमेज आपकी सन की इमेज होगी, वही ब्राइट स्पॉट आपका सन का इमेज होगा ऑन द शीट ऑफ पेपर। उसी पेपर के शीट के ऊपर वो सन की इमेज बन जाएगी, जिसके कारण वो ब्राइट स्पॉट आपको दिख रहा है। अगर वो ज़्यादा देर तक वहाँ रहेगा तो बर्निंग चालू हो जाएगी। इसी पॉइंट को क्या बोला गया है, फोकस बोला गया है। इसी पॉइंट को क्या बोला गया है, फोकस बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर। इग्नाइट द पेपर का मतलब पेपर को बर्न आउट कर दे रहा है, ठीक है। The distance of this image from the position of the mirror give the approximated value of the focal length of the mirror। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कि डिस्टेंस है आपका इमेज का फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द मिरर, जिस पोजीशन पे आपका मिरर रखा गया है और जिस पोजीशन पे आपका इमेज क्रिएट हो रहा है, वही आपकी एग्जैक्ट क्या है, फोकल लेंथ है, या फिर अप्रोक्सीमेटली क्या है, वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। मतलब आपका पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, वही आपका फोकल लेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। तो इसी को हम रे डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, सारे रे डायग्राम्स को यहाँ पर एक एक करके देखेंगे, ठीक है, और एक एक करके समझेंगे। मैं आपके लिए रे डायग्राम खुद प्रिपेयर करके लेकर आऊँगा, जहाँ पर मैं आपको ईजी वे में सारे रे डायग्राम्स अच्छे से समझाऊंगा। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो क्या काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो करना है लाइक और शेयर। इतना सा काम आपको करना है। चलिए आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे रे डायग्राम्स कवर करा दूंगा, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। चलिए बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर। बाय।